अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पीएचडी स्कॉलरशिप हो, इटली स्टडी से रिलेटेड हो या फिर दुनिया में कहीं पर भी कोई स्टडी स्कॉलरशिप अवेलेबल हो, हम आपको जो है ना वो अपडेट करते रहते हैं। आज है तकरीबन 1 हफ़्ते बाद ये मैं अपडेट्स आपको दे रहा हूँ। लास्ट जो मेरी वीडियो थी, वो थी फ्रांस से रिलेटेड कि फ्रांस में आप स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो कि लो बजट कंट्री है और आप यहाँ से आपके पास अगर 10 से 12 लाख रुपए हैं, तो आप फ्रांस में स्टडी हासिल कर सकते हैं और यूरोप में अपना ख्वाब जो है ना वो स्टडी का पूरा कर सकते हैं आसानी से। और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आज की हम अपनी इस वीडियो में फ्रांस ही के मुतल्लिक़ बात करेंगे, लेकिन एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। बच्चे फ्रांस में स्टडी के लिए अप्लाई तो कर देते हैं और लेकिन बाद में पता चलता है कि हमें इस यूनिवर्सिटी में नहीं, हमें तो इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए जिसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। और साथ मैंने आपको जो लास्ट अपनी वीडियो में बताया, वो ये बताया था कि इटली में बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो मेन इश्यू आ रहा है, वो आ रहा है आपका अपॉइंटमेंट इश्यू। लेकिन फ्रांस में इस तरह का कोई इश्यू नहीं है, आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फ्रांस में ईज़िली इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर मसला क्या है? मसला आज के हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी फॉलो कर लीजिए और हमारा जो पेज है फेसबुक का, उसको भी फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक सारी हमारी अपडेट्स पहुँचे। तो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। कोशिश करूँगा वीडियो छोटी बने, लेकिन काइंडली पूरी देखें ताकि आपको डिटेल सारी मिले। अब होता ये है कि फ्रांस में जब हम अप्लाई करते हैं स्टडी के लिए, तो स्टडी के लिए हमें किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए? अब यहाँ पर मैं आपको अपनी इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि कंसल्टेंट आपको क्या कहता है। कंसल्टेंट की जो 99% वीज़ा रेश्यो वाली बात है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे? बात ये है कि पब एक फ्रांस में क्या बल्कि हर जगह 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती है यूरोप में, एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है। अब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो क्राइटेरिया है, एडमिशन जो रिक्वायरमेंट है, वो डिफरेंट है। अब वो बच्चे जिनकी जिनका सीजीपीए, जिनकी जो परसेंटेज 50% है या बिलो 50% है, उनके लिए वो क्या नाम है, कंसल्टेंट कहते हैं कि हम आपको 100% वीज़ा लेके देंगे, फ्रांस का स्टडी वीज़ा लेके देंगे। अब जब फ्रांस का स्टडी वीज़ा लेके दे देते हैं, तो उनको बच्चों को पता नहीं चलता कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया होता है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब आप अप्लाई करते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट होता है और पब्लिक यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो होता है डिफरेंट। अब अब जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है ज़्यादा, जबकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही थोड़ा होता है। अब नतीजा क्या निकलता है कि जब बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला जाता है, एडमिशन लेके एडमिशन हो जाता है, 100% मुबारक हो जी सबको। मेरा वीज़ा लग गया फ्रांस का, मैं फ्रांस जा रहा हूँ और मेरा जो है ना वो स्टडी के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर जाके पता चलता है कि जो आपने इनिशियल डिपॉज़िट करवाया है, 2000 यूरो, 3000 यूरो, वो तो इनिशियल डिपॉज़िट हो गया। जो रिमेनिंग फ़ीस है 8000 यूरो, 10,000 यूरो, उसको आपने कैसे पे करना है? दिस इज़ द क्वेश्चन मार्क। दिस इज़ द बेसिकली माय मेन पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो कि अगर आपको इतने ज़्यादा पैसे पे करने पड़ें, तो आप वो कैसे पे करेंगे? ऐसा क्यों मैं ये आपसे बता रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि फ्रांस में जो लिविंग एक्सपेंस है, जो एक नॉर्मल मतलब मैं आपको बड़ी कैलकुलेशन के साथ चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैंने बड़ी उनको देखा है तो फिर ही आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। आप इसे अपनी आसानी के लिए आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर आप एक बंदे का लिविंग एक्सपेंस वहाँ पर देखें ना, वो तकरीबन 800 से लेकर नॉर्मल बता रहा हूँ, वो 1200 यूरो तक चला जाता है, ठीक है? सब इंटरनेट वगैरह, रेंट वगैरह डाल के, खाना डाल के सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ना और आपको 20 घंटे अगर काम अलाउ होता है ना, तो वहाँ पर जो वेजेस है, आप देख लीजिए 20 घंटे में आप कितना अर्न कर लेते हैं। जो वेजेस है फ्रांस में, लाइक पर आवर जो चलती है, वो आपके स्किल के हिसाब से चलती हैं, आपके एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी के हवाले से चलती हैं कि ठीक है, अगर हो गया
मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपको $10, 10 यूरो, 12 यूरो, 15 यूरो भी मिल जाते हैं, तो आप 20 घंटे के हिसाब से इसे कैलकुलेट कर लीजिए कि आप इसे कितना कमा लेंगे। फॉर एग्जांपल आप अगर हफ्ते का 200 यूरो भी कमा लेते हैं, तो आप देख लीजिए 400 और 800 यूरो आप ये महीने का कमा लें, तो आप इतनी बड़ी फीस को कैसे पे करेंगे? ठीक है? तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, जिसमें जो आपको कंसल्टेंट नहीं बताएगा। कंसल्टेंट सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपका एडमिशन हो गया, मुबारक हो। लेकिन उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है बिहाइंड द कर्टन, वो आपको नहीं बताएगा। वो उसको पता है उसकी सक्सेस रेशियो जो है वो कम हो जानी है। सो दिस इज द थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पर स्कॉलरशिप भी ना होने के बराबर ये समझ लिए मिलता ही नहीं। जबकि मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। उसकी वजह क्या है? पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम आपके मार्क की परसेंटेज वो 75% है, 70 to 75% है। उसकी वजह ये है कि आपकी जो फीस है वो 7,000, 8,000, 10,000 यूरो से ड्रॉप होकर एकदम से किस पे आते हैं, 300 यूरो से स्टार्ट होती है। फिर आगे आपके कोर्स के मुताबिक जो है ना वो जंप करती जाएगी। लेकिन ये सारी फीस भी, क्या कहा मैंने, ये सारी फीस भी आपकी वेव ऑफ हो जाती है उस वक्त जब आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप है आईफल एक्सेलेंस स्कॉलरशिप है, पेरिस एक्सेलेंस स्कॉलरशिप है। जब आप इसको सिक्योर कर लेते हो और ये 100% मिलता है जब आप स्टडी के लिए जाते हैं इतनी परसेंटेज के ऊपर, तो आपका सारा जो फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। और आपके पास जो टाइम बचता है 20 घंटे का हफ्ते में काम करने का, वो आपकी सेविंग बन जाती है। ठीक है? क्योंकि वो जो एक्सपेंस आपका लिविंग एक्सपेंस होना है, अकोमोडेशन के एक्सपेंस होना है, खाने का इवन तो एक्सपेंस होना है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, वो तो आपको स्कॉलरशिप मिल गया। उसमें तो आपके सारे एक्सपेंसेस कवर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको फीस नहीं देनी, आपको जस्ट अपना क्या करना है, जो काम करना है वो आपकी सेविंग बन जाएगी। लेकिन जो बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनको सबसे बड़ा इश्यू यही आता है कि वो फ़ीस को जो है ना वो मीट नहीं कर पाते, डेडलाइन मीट नहीं कर पाते, एंड फाइनली दे मूव बैक टू पाकिस्तान। और नतीजा क्या निकलता है, वो जो यहाँ से 20, 25, 30 लाख रुपए लगा के गए होते हैं, वो उनके ज़ाया हो जाते हैं। तो आपने जब भी फ्रांस में एडमिशन लेना है, फ्रांस में जब भी आपने स्टडी के लिए जाना है, कीप इन योर माइंड यू हैव टू अप्लाई इन पब्लिक यूनिवर्सिटी, नॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आप कहते हो कि यार कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, देन यू कैन मूव विद द प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बट मेक श्योर इफ यू बिलॉन्ग टू द मिडल फैमिली, then please go with the public university and secure scholarship so you can move easily. But in private universities you can't move. अच्छा, एक और चीज़ जो हर्डल आती है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इवन दो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, अगर आप काम करना चाहते हैं ना, यू शुड नो एटलीस्ट लिटिल नॉलेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एटलीस्ट B1 लेवल आपको लाजमी आना चाहिए फॉर जॉब, क्योंकि जॉब बहुत ज़्यादा है। बट मेन इशू आ जाता है लैंग्वेज का। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम तभी आपका बनता है जब आपको ज़ुबान नहीं आती। तो जिनको ज़ुबान आती है वो इजीली जॉब सिक्योर कर लेते हैं, जिनको नहीं आती वो बेचारे उसमें फंस जाते हैं। लिहाजा जब भी आप फ्रांस के लिए जाएं तो कम से कम इंटरनेट पे बेशुमार मटेरियल पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा हुआ है, आप वहाँ से कहीं से भी देख के एटलीस्ट B1 लेवल जो है ना वो फ्रेंच का आप कर सकते हैं, जिससे आपको जॉब ढूँढने में आसानी हो। दूसरी चीज़, जब आप फ्रांस स्टडी के लिए जाएँ तो एटलीस्ट कोई ऐसा छोटा-मोटा स्किल सीख जाएँ जो आपको एटलीस्ट काम करने के लिए दे दे। कोई इलेक्ट्रीशियन का काम सीख जाएँ, कोई मतलब ऐसी चीज़ अपने साथ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के ले जाएँ ताकि आप वहाँ पर ऊपर चला सकें। इस तरह की चीज़ें हैं अपने साथ लेके जाएँ तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन जब भी आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें फ्रांस की, तो मेक श्योर कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है ना दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़मीन और आसमान के तरह का है। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स में मिलेंगे और फ्रांस में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त एडमिशन जारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।